This video is made solely for educational purposes and consent has been obtained from all individuals whose details are visible in the video. The sole purpose of this video is to guide and educate colleagues in the Bhu Abhilekhh department under the government of Madhya Pradesh. नमस्कार दोस्तों, सिंपली बताओ कि स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में स्टेप बाय स्टेप। सो चलिए शुरू करें। तो इस योजना में जो पहला स्टेप है वो है सेल्फ रजिस्ट्रेशन। पहले पटवारी के स्तर से किसान जो है अपना रजिस्ट्रेशन आवेदन जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में करवाते थे। पटवारी उसे आगे बढ़ाते थे, तहसीलदार आईडी पर XML पुश की जाती थी और फिर वो राज्य तक पहुंचती थी और फिर केंद्र तक जाती थी। पहले ये प्रक्रिया थी, परंतु वर्तमान में ये प्रक्रिया प्रचलन में नहीं है। वर्तमान में सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसान को स्वयं जो है आवेदन CSC सेंटर, MP ऑनलाइन या स्वयं अपने आप के स्तर से ही करना है। ये आवेदन किसान इस वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर फार्मर कॉर्नर में ये वाला जो आइकन है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, इसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अपना आधार कार्ड, अपनी पत्नी का आधार कार्ड और आपके पहले ज़मीन किसके नाम थी, अगर पिताजी के नाम थी, उनके फौत होने के बाद आपके नाम आई है तो पिताजी का आधार कार्ड और राशन कार्ड और ज़मीन से जुड़े हुए जो दूसरे दस्तावेज़ हैं ये सभी लगेंगे। तो पहला स्टेप है सेल्फ रजिस्ट्रेशन का। ये सफलतापूर्वक कर लेने के बाद आता है स्टेप 2 जो कि है डेटा अप्रूवल स्टेज। पहला जो डेटा अप्रूवल का स्टेज है वो है ब्लॉक या ताल्लुक के लेवल पर। यहाँ पर तहसीलदार महोदय की पीएम किसान आईडी जो है वहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाले किसानों का डेटा आता है और तहसीलदार महोदय की पीएम किसान आईडी से उसे आगे बढ़ा दिया जाता है, अनुमोदन कर दिया जाता है। अगर आपका डेटा सेल्फ रजिस्ट्रेशन के बाद दिख रहा है रिजेक्टेड बाय ब्लॉक या ताल्लुक लेवल या सब डिस्ट्रिक्ट, तो उसका मतलब है तहसीलदार महोदय की पीएम किसान आईडी से आपका सेल्फ रजिस्ट्रेशन का आवेदन निरस्त किया गया है। अगर तहसीलदार महोदय की पीएम किसान आईडी से डेटा आगे बढ़ता है तो वह जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर महोदय की पीएम किसान आईडी पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन वालों का डेटा जाता है। वहाँ से अप्रूव हो जाने के बाद डेटा जो है वो स्टेप 3 की ओर जाता है। स्टेप 3 जो है वो भी डेटा अप्रूवल स्टेज ही है। कलेक्टर महोदय यानी ज़िले के स्तर से अप्रूव्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाले किसानों का डेटा जो है वो स्टेट नोडल ऑफिसर के लेवल पर आता है, जो कि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू हैं। इसके बाद जब SNO के लेवल से सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स का जो डेटा है वो फाइनल ऑथेंटिकेट कर दिया जाता है यानी ओके कर दिया जाता है और आगे बढ़ा दिया जाता है यानी अपलोड कर दिया जाता है पीएम किसान पोर्टल पर। अगर आपके सेल्फ रजिस्ट्रेशन के स्टेटस में लिखा आ रहा है रिजेक्टेड बाय स्टेट, तो इसका मतलब यही है कि SNO के लेवल से आपका डेटा जो है वो रिजेक्ट किया गया है। इसके सुधार हेतु पूर्व में पीएम किसान पोर्टल पर अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स करके एक आइकन आता था जो कि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, हो सकता है भविष्य में आ जाए। तो अगर आपके आवेदन के समय आपका आवेदन निरस्त होता है तो एक बार आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर देखें। अगर अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स वाला आइकन दोबारा उपलब्ध होता है तो वहाँ से दोबारा आप अप्लाई कर दें। अगर नहीं होता है तो फिर आप अपने तहसील स्तर में जाएं और वहाँ पर जो तहसीलदार महोदय की पीएम किसान आईडी चलाते हैं उनसे संपर्क बनाएं और उनको अपनी समस्या बताएं ताकि वो आपकी समस्या आगे उच्च स्तर तक बढ़ा पाएँ। SNO के लेवल से डेटा जब आगे बढ़ जाता है तो वो जाता है स्टेप 4 में। स्टेप 4 जो है वो है मल्टी लेवल वेरिफिकेशन। मल्टी लेवल वेरिफिकेशन यानी केंद्र की जो 2 संस्थाएं हैं, जो 2 पोर्टल्स हैं, एक NIC और दूसरा PFMS। तो पहले जो वेरिफिकेशंस किए जाते हैं वो NIC के द्वारा किए जाते हैं। जो भी किसानों का सेल्फ रजिस्ट्रेशन का डेटा अब तक अप्रूव होते हुए आ रहा है वो NIC के पास जाता है और वो मल्टी लेवल वेरिफिकेशन से होकर गुजरता है। उसके बाद अगर वो अप्रूव होता है तो वो आता है PFMS की तरफ। PFMS है पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक पोर्टल है केंद्र सरकार का जिसमें बैंकिंग से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां समस्त लाभार्थियों की एक डेटाबेस के रूप में उपलब्ध हैं। तो सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स का जो भी डेटा आता है वो NIC और PFMS के द्वारा मल्टी लेवल पर वेरीफाई किया जाता है। अगर डेटा में डुप्लीसिटी मिलती है यानी एक ही लाभार्थी के 2 आवेदन मिल जाते हैं तो यहाँ से एरर जनरेट करके दिखा दिया जाता है। या कोई दूसरी त्रुटि है, जंक डेटा है यानी कि कोई डेटा जो सही से नहीं भरा गया या गलत भर दिया गया या त्रुटि की वजह से वो गलत हो गया है, तो इस तरह के डेटा के लिए यहाँ पर चेकिंग की जाती है, जंक डेटा और डुप्लीसिटी। और अगर ऐसा पाया जाता है तो डेटा को वहीं रोक दिया जाता है, एरर बता दिया जाता है आवेदन के समय या फिर वापस पुनः भेज दिया जाता है। मल्टी लेवल वेरिफिकेशन से पास होने के बाद जो सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स का डेटा आगे बढ़ता है वो जाता है स्टेप 5 की तरफ। स्टेप 5 में लिस्ट जो है अब तक जो सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स का डेटा अप्रूव होते हुए आ रहा था उसकी एक लिस्ट होती है। वो लिस्ट स्टेप 5 में वापस भेजी जाती है स्टेट की तरफ यानी राज्य सरकार की तरफ, ताकि वह एक बार फिर से एलिजिबिलिटी चेक कर लें। राज्य सरकार सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स की एलिजिबिलिटी चेक करे और अगर कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो करेक्शन कर ले। इस बाबत लिस्ट को पुनः भेजा जाता है राज्यों की तरफ। अब यहाँ पर 2 रास्ते निकल कर आते हैं।
या तो डेटा हो जाता है नॉट अप्रूव्ड, ये होता है जब इनकरेक्ट डिटेल्स भरी हुई होती हैं, या फिर अपात्रता की शर्तों पर खरे उतर रहे होते हैं, या फिर आवेदक की मृत्यु हो जाती है, या चेंज ऑफ एप्लीकेशन हो जाता है, या अन्य कारण। अगर नॉट अप्रूव होता है तो यहाँ से ये क्लोज पेमेंट विंडो की तरफ चला जाता है, यानी कि वहाँ फिर पेमेंट की ओर आगे डेटा नहीं बढ़ता। अगर यहाँ से डेटा हो जाता है अप्रूव, तो ये जो लिस्ट थी इसमें से जितने डेटा फार्मर्स का डेटा जो है वो अप्रूव हो जाता है, उनका एक लॉट बना दिया जाता है। लॉट यानी कि एक ग्रुप बना दिया जाता है, और ये लॉट उन किसानों का है जिनका डेटा मल्टी लेवल वेरिफिकेशन और स्टेट के एलिजिबिलिटी चेक और करेक्शन के बाद पीएफएमएस पोर्टल के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है। यहाँ से अप्रूव होने के बाद जो डेटा है वो जाता है अगले स्टेप में। अगला स्टेप है क्लोजिंग ऑफ लॉट। अब तक जो सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स का डेटा मल्टी लेवल वेरिफिकेशन और वापस स्टेट के पास भेजा गया, स्टेट ने एलिजिबिलिटी चेक की, करेक्शन किए, और पीएफएमएस पोर्टल ने वापस उसको चेक किया। उसके बाद जो डेटा अप्रूव हुआ है किसानों का, उनका एक बना दिया जाता है लॉट, और वो लॉट इस स्टेप में आके कर दिया जाता है क्लोज, यानी कि जितने किसानों का आवेदन अब तक आ गया है उनको कर दिया जाता है लॉक। अब इसमें और नए किसान जोड़े नहीं जाएंगे। इस स्टेप के बाद मान लीजिए और नए नए किसान आवेदन कर रहे हैं तो उनके लिए फिर जो पिछली प्रक्रिया थी वो फिर से दोहराई जाएगी, और फिर उनका एक अलग से लॉट बनाया जाएगा, यानी लॉट बाय लॉट क्रिएट किए जाते हैं सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स का जो डेटा आता है उनके। तो यहाँ पर हो गया लॉट क्लोज। इसके बाद ये चला जाता है अगले स्टेप में। अगला स्टेप है RFT, यानी रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड, और ये किया जाता है बाय SNO यानी स्टेट नोडल ऑफिसर। ये केवल उन्हीं लॉट के लिए किया जाता है जो एलिजिबल हैं, वैलिडेट हो चुकी हैं पिछले स्टेप तक जो लॉट वेरीफाई हो गई थी, जो क्लोज हो गई थी, उनके लिए ही अब RFT जो है वो जनरेट किया जाएगा, ऑनलाइन डाउनलोड किया जाएगा, और फिर साइन करके वापस अपलोड कर दिया जाएगा पीएम किसान पोर्टल पर। किसके द्वारा? SNO के द्वारा। ये स्टेप है RFT, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड। अगर आपके पीएम किसान के स्टेटस में लिखा आ रहा है RFT नॉट साइंड, इसका मतलब है स्टेट नोडल ऑफिसर के द्वारा आपका डेटा जिस लॉट में था उस लॉट की जो RFT है वो साइन नहीं की गई है। इसमें घबराने की बात नहीं है, ये टोटली ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। जैसे ही उच्च स्तर पर डेटा पहुंचेगा और जैसे ही सारी कंडीशन फुलफिल होंगी, SNO के द्वारा RFT जो है वो साइन करके आगे भेज दिया जाएगा। इस स्टेप में RFT जनरेट होने के बाद, डाउनलोड करने के बाद, साइन करके वापस अपलोड करने के बाद पीएम किसान पोर्टल में डेटा पहुंच जाता है अगले स्टेप में। अगला जो स्टेप है यह है ट्रांजिशन स्टेप। ट्रांजिशन क्यों? क्योंकि इस स्टेप के पहले जो भी प्रक्रिया थी, जो भी डेटा क्रिएट किया जा रहा था, चेक किया जा रहा था, वो मोस्टली स्टेट ओरिएंटेड था, यानी स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में था। इस स्टेप के बाद जो भी कार्य प्रणाली होगी वो केंद्र सरकार के अंतर्गत होगी टोटली। इस स्टेप में जो RFT का डेटा है किसी खास लॉट के लिए वो ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांजिशन किया जाता है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस ट्रांजिशन में आइडियली 1 से 3 वीक का समय लग जाता है, यानी 1 से 3 हफ्ते का समय लग जाता है। इस स्टेप के बाद डेटा पहुंचता है, यानी RFT का जो डेटा है किसी खास लॉट के लिए वो पहुंचता है अगले स्टेप में। अगला स्टेप है FTO, यानी कि फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। RFT के आधार पर FTO जो है वो NIC के द्वारा जनरेट किया जाता है। FTO प्रोसेस किया जाता है PFMS के द्वारा और फिर शेयर किया जाता है डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। यानी NIC जो है जनरेट करेगा FTO और शेयर कर देगा PFMS को, PFMS उसको प्रोसेस करेगा और उसको शेयर करेगा डिपार्टमेंट के साथ। अगर ये स्टेप हो चुका है यानी कि आपका इनिशिएशन ऑफ पेमेंट हो गया है, यानी कि आपका पेमेंट का जो शुरुआती स्टेप है वो आप ये मान लीजिए कन्फर्म हो गया है, आपका पेमेंट इनिशिएट हो गया है। अगर आपका स्टेटस चेक करने पर आपको दिखाई देता है RFT साइंड बट FTO नॉट जनरेटेड, इसका मतलब है कि आपका जो डेटा है, जो आपके लॉट का डेटा है, वो RFT तो साइन हो गई है, SNO ने RFT साइन कर दी है, हो सकता है कि वो अपलोड ना हुई हो पीएम किसान पोर्टल पर, या हो सकता है ट्रांजिशन वाले फेज़ में फंसी हुई हो, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाने में जो समय लग रहा है उसमें थोड़ा डिले हो रहा हो। क्योंकि जैसे ही RFT जो है वो NIC को उपलब्ध होगी, वो तत्काल इनका फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर बनाकर PFMS को शेयर कर देंगे। ये टोटली ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। तो अगर आपके में दिखा रहा है RFT साइंड FTO नॉट जनरेटेड, तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ी देर लग सकती है, हो सकता है आपका डेटा ट्रांजिशन फेज़ में हो, तो घबराना नहीं है। ऐसे में आप इंतजार कर सकते हैं 1 से 3 हफ्ते। इसके बाद भी ना हो तो आप अपने तहसील स्तर पर जाकर, जो तहसीलदार महोदय की पीएम किसान ID चलाते हैं महोदय, उनसे संपर्क कर सकते हैं, अपना डेटा एक बार चेक करवा सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं कि किस स्तर पर आपका जो प्रोसेस है वो रुका हुआ है और कब तक हो जाएगा। तो FTO जो है वो RFT के बेस पे जनरेट करेगा, NIC उसको शेयर कर देगा PFMS को, PFMS उसको प्रोसेस करेगा और शेयर कर देगा डिपार्टमेंट के साथ।
ये स्टेप अगर हो गया है तो आपका इनिशिएशन ऑफ पेमेंट हो गया है। अगर आपके स्टेटस में लिखा आ रहा है FTO जनरेटेड, तो यानी कि आपका पेमेंट इनिशिएट हो चुका है। यहाँ से डेटा आगे बढ़ने के बाद जाता है अगले स्टेप में। अगला स्टेप जो है वो है सैंक्शन ऑर्डर इशू। जो FTO अभी बना था पिछले स्टेप में, वो आता है डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के पास, और वो कर देता है उस FTO के आधार पर एक सैंक्शन ऑर्डर इशू। जैसे ही ये सैंक्शन ऑर्डर इशू होता है तो बेनिफिशरीज यानी कि वो जो लॉट है, जितने किसानों का डेटा अब तक वेरीफाई होता हुआ आ रहा है पिछले स्टेप तक, उन सब की बेनिफिशरी लिस्ट बनकर PM किसान पोर्टल पर अवेलेबल करा दी जाती है। FTO के बाद जैसे ही सैंक्शन ऑर्डर इशू होता है तो बिल जनरेशन का काम किया जाता है और पेमेंट को प्रोसेस कर दिया जाता है। यानी अगर आपका स्टेटस चेक करने पर आपको दिख रहा है सैंक्शन ऑर्डर इशूड, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपका पेमेंट प्रोसेस्ड हो चुका है और पेमेंट आ जाएगा और आपका नाम लाभार्थी सूची में भी दिखने लगेगा PM किसान पोर्टल पर। अगर आपका नाम PM किसान पोर्टल पर लाभार्थी सूची में दिख रहा है यानी कि सैंक्शन ऑर्डर इशू हो चुका है आपके लॉट के लिए। यहाँ से डेटा आगे बढ़ने के बाद जाता है अगले स्टेप में। अगला स्टेप है पेमेंट का। बिल जनरेशन हो गया, पेमेंट प्रोसेस हो गया। अब जो पेमेंट है वो केंद्र सरकार से जाता है एक्रीडिटेड बैंक ऑफ डिपार्टमेंट, यानी जो डिपार्टमेंट है कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, उसका एक नुमाइंदा बैंक होता है जिससे हम कहते हैं सेंट्रल बैंक। तो डिपार्टमेंट से पैसा जाता है सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक से फिर ये पैसा जाता है स्टेट या UT गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा बैंक होता है जिसे टर्मिनोलॉजी में कहते हैं स्पॉन्सरिंग बैंक, यानी केंद्र सरकार की तरफ से एक बैंक है नुमाइंदा, वो है सेंट्रल बैंक। तो डिपार्टमेंट ने पैसा दिया सेंट्रल बैंक को कि फिर राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरी की सरकार की तरफ से नुमाइंदा है स्पॉन्सरिंग बैंक, फिर एक्रीडिटेड बैंक ऑफ डिपार्टमेंट यानी सेंट्रल बैंक से पैसा आएगा स्पॉन्सरिंग बैंक में। स्पॉन्सरिंग बैंक से जो पैसा है वो आ जाएगा डेस्टिनेशन बैंक। डेस्टिनेशन बैंक यानी वो बैंक जिसमें लाभार्थी किसान का खाता है। तो डेस्टिनेशन बैंक में पैसा आएगा, उसके बाद अकाउंट ऑफ फार्मर में पैसा आ जाएगा। अब ये जो पूरा पेमेंट की प्रक्रिया है ये PFMS पोर्टल के अंतर्गत होती है, यानी कि इसमें जो भी प्रोसेसिंग हुई है स्टेप बाय स्टेप, RFT से लेके FTO, फिर आपका सैंक्शन ऑर्डर इशू, बिल जनरेशन और पेमेंट एक्सेप्टेंस एट द सेंट्रल बैंक या फिर स्पॉन्सरिंग बैंक या डेस्टिनेशन बैंक, ये सारी जानकारी आप PFMS पोर्टल पर स्टेटस चेक करके प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना स्टेटस pmkisan.gov.in पर भी देख सकते हैं और PFMS पोर्टल पर भी देख सकते हैं। ये जो भी पेमेंट हो रहा था इसका ट्रांजैक्शन, इसका मैनेजमेंट और इसकी मॉनिटरिंग NPCI के द्वारा की जाती है। तो ये थी प्रक्रिया PM किसान सम्मान निधि की। अब आइए इसके दूसरे पक्षों पर हम नज़र डालते हैं। कॉमन फेलियर्स सेल्फ रजिस्ट्रेशन के मामलों में, जब सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ये कुछ मुख्य फेलियर्स हैं जो देखने को मिलेंगे। अगर सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया है और इनमें से कोई भी आपको अगर रिजेक्शन दिखा रहा है तो आपको pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स ये आइकन देखना है। अगर वहाँ उपलब्ध हो तो वहाँ से दोबारा आवेदन कर देना है, और अगर नहीं हो तो फिर आपको अब जो मैं बताऊँगा उस तरह से करना है। अगर आपका रिजेक्टेड बाय सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक यानी तहसील के स्तर से रिजेक्शन किया गया है तो आपको तहसील में जाकर जो तहसीलदार महोदय की PM किसान की ID चलाते हैं महोदय, उनसे जाकर संपर्क करना है, अपना सभी दस्तावेज देने हैं और अपना आवेदन जो है उसे चेक करवाना है कि कहाँ पर त्रुटि रह गई, कहाँ पर गलती हो गई, ताकि आप सुधार कर उसको सुधार सकें। दूसरा जो रिजेक्शन मिलता है वो है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिले के स्तर से आपको रिजेक्ट कर दिया गया आपके आवेदन को। अगर इस तरह से लिखा आता है तो यानी कि आपको कलेक्टर महोदय की PM किसान ID से रिजेक्ट किया गया है। अब या तो आप डायरेक्ट जिले में जाएं और वहाँ पर कलेक्टर महोदय की PM किसान ID जो चलाते हैं महोदय उनसे संपर्क साधें, या फिर आप अपने तहसील कार्यालय में जाएं, वहाँ पर जो तहसीलदार महोदय की PM किसान ID ऑपरेट करते हैं उनसे संपर्क साधें और उनके माध्यम से अपनी शिकायत जो है वो जिले के स्तर तक पहुँचाएँ। इसके बाद जो रिजेक्शन मिलता है वो है रिजेक्टेड बाय स्टेट। रिजेक्टेड बाय स्टेट यानी राज्य स्तर पर आपको आपके आवेदन को रिजेक्ट किया गया है। ये SNO स्टेट नोडल ऑफिसर की ID से हुआ है। या अब इसके बाबत अगर सुधार करवाना हो तो अगेन आपको अपनी तहसील में पहले जाना चाहिए, वहाँ एक आवेदन दें, वहाँ से आपका आवेदन जो है शिकायत जो है वो जिला लेवल पर जाएगी, ज़िले से फिर वो राज्य स्तर तक जाएगी और फिर सुधार हो पाएगा। इसके बाद एक समस्या है जो देखने में आई है नई। पहले अगर कोई नया किसान PM किसान सम्मान निधि में अप्लाई करता था सेल्फ रजिस्ट्रेशन से तो उसके पिताजी का आधार कार्ड नहीं मांगा जाता था, लेकिन वर्तमान में मांगा जा रहा है। कई केसेस ऐसे हैं जिनके पिताजी की मृत्यु बहुत समय पहले हो चुकी है, तब आधार कार्ड का चलन नहीं था, तो ऐसे केसेस में आवेदन करने में दिक्कत आ रही है। इसके बाबत हमने जानकारी लेने का प्रयास किया, परंतु वर्तमान में इसका कोई सुधार अभी जान पड़ता नहीं है। जैसे ही हमें इसका कोई सुधार मिलेगा या पोर्टल में सुधार हो जाएगा हम आपको अपडेट कर देंगे भविष्य में।
इसके बाद पेमेंट से जुड़े हुए जो कॉमन फेलियर्स हैं वो हैं आरएफटी नॉट जनरेटेड। अब आरएफटी कौन जनरेट कर रहा था? स्टेट नोडल ऑफिसर। आरएफटी जनरेट नहीं हुआ है यानी कि आपका जो डेटा है वो शायद क्लोजिंग लॉट वाले यानी स्टेप 6 पे अटका हुआ है, या फिर एसएनओ के पास आ गया है और किन्हीं कारणवश उन्होंने अब तक आरएफटी जो है वो जनरेट नहीं की, डाउनलोड नहीं की, साइन नहीं की या फिर अपलोड नहीं की। इनमें से कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपका जो डेटा है वो क्लोजिंग ऑफ लॉट और आरएफटी के डाउनलोड, साइन और अपलोड होने की स्थिति में कहीं ना कहीं है। इस स्तर पर आप इंतजार करिए, चीज़ें अपने आप हो जाती हैं ज़्यादातर। अगर बहुत समय हो गया है और फिर भी सुधार नहीं हो रहा है तो फिर आप एक बार अपने तहसील के स्तर से वापस इनिशिएट कर सकते हैं शिकायत को और ऊपर स्तर तक पहुँचा सकते हैं। दूसरा है आरएफटी जनरेटेड एफटीओ नॉट जनरेटेड। यानी आरएफटी तो बन गया है, एसएनओ की तरफ से आरएफटी जो है भेज दी गई है, एफटीओ जनरेट नहीं हुआ है। यानी कि वही स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ डेटा जा रहा है, ट्रांजिशन में कहीं फंसा हुआ है। 1 से 3 हफ्ते का समय आइडियली लगता है, आप इंतजार कर सकते हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा समय लग रहा है तो अगेन आप तहसील स्तर पर जाकर पहले चेक करवाएं और तहसील से फिर अपने जिला और जिले से फिर राज्य स्तर तक अपनी शिकायत को पहुँचवाएं। अगला जो एरर है वो है सैंक्शन ऑर्डर नॉट इशूड। सैंक्शन ऑर्डर नॉट इशूड का मतलब है कि आपका डेटा जो है अभी एफटीओ के लेवल पर है। अगर एफटीओ जनरेट हो गया है तो ये मान लीजिए आपका पेमेंट इनिशिएट हो गया है। क्योंकि ये प्रक्रिया केंद्र सरकार के अंडर में है तो किसान या राज्य सरकार इसमें डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकती है, चीज़ें ऑटोमेटिकली ही होंगी एफटीओ के स्तर से, और सैंक्शन ऑर्डर इशू अपने आप ही हो जाएगा जब भी डिपार्टमेंट को आपके लॉट का डेटा मिल जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है। अगला जो एरर है वो है पेमेंट पेंडिंग एट बैंक लेवल। इसका मतलब है या तो आपका डेटा बिल जनरेशन या फिर पेमेंट प्रोसेस के स्तर पे है, या फिर केंद्र सरकार के बैंक तक पैसा आ गया है, स्पॉन्सरिंग जो बैंक है, स्टेट का जो बैंक है उस तक पैसा नहीं आया, या फिर स्पॉन्सरिंग बैंक तक आ चुका है और डेस्टिनेशन बैंक तक नहीं आया। यानी कहीं ना कहीं आपका पैसा आ तो गया है, थोड़ा समय और लग जाएगा और वो आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। इसके बाद यूज़र एंड यानी किसान के छोर पर जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, वो कुछ देख लेते हैं। पहला, डीबीटी की सुविधा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की सुविधा क्या आपके बैंक अकाउंट में चालू है? ये एक बार चेक करवा लीजिए। ऑनलाइन चेक करवा सकते हैं आप सीएससी सेंटर पर जाकर। अगर डीबीटी चालू है तो ही पीएम किसान सम्मान निधि या दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ, जिनमें डीबीटी के माध्यम से लाभ आता है, उनका लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर डीबीटी की सुविधा उपलब्ध नहीं है या चालू नहीं है आपके बैंक खाते में तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले जाकर चेक करवाएं आपके बैंक खाते में डीबीटी ऑन है या नहीं, चालू है या नहीं। दूसरा, पेमेंट जो है वो दूसरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो गया है। मान लीजिए आपका एक बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में है और दूसरा एसबीआई में है। आपका पंजाब नेशनल बैंक का चालू खाता है, एसबीआई का सेविंग्स अकाउंट था, लेकिन आपका आधार जो है वो आपके एसबीआई वाले बैंक के साथ लिंक है और इस बात को शायद आप भूल गए या फिर आपको याद नहीं रहा और आप अपना पेमेंट जो है पंजाब नेशनल वाले बैंक में ही खोजते रहे। जहाँ भी आपका आधार सीडेड होगा यानी लिंक होगा जिस बैंक खाते के साथ, किसी भी सरकारी योजना का लाभ जो डीबीटी के माध्यम से आता है वह आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में स्वतः ही चला जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा। तो जिस बैंक खाते में आपका आधार जुड़ा है पेमेंट भी वहीं पर जाएगा। इसके बाद पीएम किसान की ई-केवाईसी आपने की है या नहीं, आपकी पीएम किसान की ई-केवाईसी पूरी है या नहीं, ये आपको चेक करना चाहिए। इसे करने के लिए आप pmkisan.gov.in पर जा सकते हैं और वहाँ पर ई-केवाईसी का आइकन आपको दिख जाएगा फार्मर्स कॉर्नर में, उसे क्लिक करें, आधार कार्ड नंबर डालें। अगर ई-केवाईसी पहले से है तो ई-केवाईसी ऑलरेडी डन लिखा आएगा, अगर नहीं है तो फ़ोन नंबर डालने को बोलेगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई करें और आपकी पीएम किसान की ई-केवाईसी हो जाएगी। पीएम किसान की ई-केवाईसी का होना अनिवार्य है। दूसरा चीज़, डीबीटी का चालू होना आपके बैंक खाते में अनिवार्य है। ये दो चीज़ें हैं तो ही पीएम किसान सम्मान निधि की जो लाभ राशि है वो आपको मिलेगी। अगला जो एरर है वो है फ़ोन नंबर डुप्लीकेट। पहले के समय में क्या होता था, जैसे किसी व्यक्ति ने अपने चाचा के आवेदन में भी अपना नंबर दे दिया, अपने ताऊ के आवेदन में भी अपना नंबर दे दिया, अपने दूसरे रिश्तेदारों के आवेदन में भी अपना नंबर दे दिया, यानी एक ही नंबर से एक से ज़्यादा लोगों ने आवेदन कर दिए थे। पहले ऐसा हो पा रहा था, परंतु वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि में इस तरह का प्रबंध किया गया है कि एक मोबाइल नंबर एक ही व्यक्ति के साथ लिंक हो सकता है। तो अगर आपके अकाउंट का स्टेटस चेक करने पर आपको इस तरह का एरर आता है कि मोबाइल नंबर डुप्लीकेट या अपडेट मोबाइल नंबर, तो इसका मतलब यही है कि आपका मोबाइल नंबर जो पहले से दर्ज है पीएम किसान में वो एक से ज़्यादा लाभार्थियों के साथ लिंक है। इसलिए पोर्टल आपसे कह रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर बदलें। बदलने के लिए pmkisan.gov.in पर जाना होगा, वहाँ पर अपडेट मोबाइल नंबर करके एक आइकन होगा फार्मर्स कॉर्नर में, उसे क्लिक करें, उसमें आप आधार नंबर डालें और सिंपली जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें, आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपका जो पुराना नंबर है आपको वो भी चाहिए क्योंकि उस पर ओटीपी आएगी, और जो नया नंबर है वो भी चाहिए क्योंकि उस पर भी ओटीपी आएगी। तो दोनों मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए। इसके बाद हेल्पलाइंस, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है? जी हाँ, 3 नंबर रिसर्च करने पर हमें प्राप्त हुए, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि तीनों में से कोई भी नंबर चालू हालत में नहीं है। एक नंबर पर रिंग जाती है परंतु कोई जवाब नहीं, कोई उठाता नहीं, और बाकी के 2 तो व्यर्थ हैं। तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी हेल्पलाइन वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास ये वीडियो पहुंच रहा है या गवर्नमेंट के किसी अधिकारी तक पहुंच रहा है तो हमारा करवद्य निवेदन है कि कम से कम पीएम किसान सम्मान निधि जैसी बड़ी योजना के लिए एक वर्किंग कंडीशन वाली हेल्पलाइन
गठित करें और उसे चालू हालत में रखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी योजना है और किसानों का पेमेंट नहीं आता है तो वह उतने शिक्षित नहीं हैं कि, या वो उतने टेक्निकल नहीं हैं कि वो हर चीज़ समझ सकें। वो अपनी शिकायतें लेकर पटवारी के पास पहुंच जाते हैं, जो राजस्व विभाग का नुमाइंदा है ग्रामीण स्तर पर पटवारी का इस योजना में कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं है। पटवारी का जो डायरेक्ट रोल है वह केवल स्टेप 5 में आता है, जब आवेदन किए हुए लोगों का डेटा वापस पोर्टल से राज्य सरकार की ओर भेजा जाता है कि आप इनकी पात्रता या पात्रता चेक कर बताएं या कोई करेक्शन करें। बस इस स्तर पर पटवारी का रोल होता है। पटवारी केवल ये बता देता है कि उसके गांव से जितने लोगों का आवेदन गया है सरकार की ओर, उनमें से कितने लोग पात्र हैं, कितने लोग अपात्र हैं। बस इस स्टेप के बाद पटवारी का कोई भी डायरेक्ट रोल इस योजना में नहीं है। तो होता ये है कि किसान होते हैं परेशान, वो पूछते हैं पटवारी से, और पटवारी के हाथ में डायरेक्टली कुछ है नहीं इस योजना में। ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टेटस चेक करके बता सकता है, जो कि किसान भी अपने स्तर पर कर सकता है या सीएससी सेंटर पर जाकर करवा सकता है। इससे ज़्यादा पटवारी के हाथ में कुछ भी नहीं है इस योजना में। तो किसान भी परेशान होते हैं, पटवारीगण भी परेशान होते हैं, और अन्यथा में व्यर्थ में सीएम हेल्पलाइन बहुत सारी लगती हैं पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। तो मध्य प्रदेश शासन से मेरा निवेदन है कि कम से कम एक वर्किंग हेल्पलाइन और हर तहसील में एक कम से कम व्यक्ति जो अकाउंटेबल हो पीएम किसान सम्मान निधि से आ रहे एरर्स के लिए, उसको नियुक्त करें, और तभी इसमें सुधार हो पाएगा। और जो अन्यथा की सीएम हेल्पलाइन है उसमें भारी कटौती आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको कांटेक्ट किससे करना है, यानी कोई भी अगर दिक्कत आ रही है इस योजना को लेकर तो कौन सा अधिकारी है जिससे आपको संपर्क साधना है। ये आपको pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएंगे, फार्मर्स कॉर्नर में इस तरह का आइकन आपको दिखाई देगा, सर्च योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसकी वेबसाइट ये दे दी गई है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दी जाएगी आपको। आप इस वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य स्तर पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला अधिकारी कौन है और आपके ज़िले के स्तर पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का अधिकारी कौन है, यह भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस चेक, पहली जो वेबसाइट जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं वो है pmkisan.gov.in। इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो दाएं हाथ पर नीचे की ओर फार्मर्स कॉर्नर करके आपको एक जगह दिखेगी जहाँ बहुत सारे आइकन्स होंगे। इस आइकन में ये जो पहला दिख रहा है ये है EKYC का, यहाँ पर आपको अपनी EKYC ज़रूर से करनी है अगर नहीं है तो। दूसरा ये जो आइकन दिख रहा है ये है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का, यानी नए किसान को अगर आवेदन करना है तो। इसके बाद तीसरा ये जो आइकन है ये है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स का, यानी कि जिन भी किसानों ने सीएससी सेंटर के माध्यम से या फिर MP ऑनलाइन या अपने आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया है पीएम किसान सम्मान निधि में, वो अपना स्टेटस इस आइकन पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और कैप्चा डाल के सर्च बटन दबाना होगा, तो आपका स्टेटस खुलकर आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर कि आपने किस तारीख को आवेदन किया था और वर्तमान में आपका जो आवेदन है वो किस स्तर पे है। अगर रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्ट होने का कारण होगा, या अप्रूवल के लिए पेंडिंग है तो वहाँ लिखा आएगा कि किस स्तर पर अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। दूसरे ऐसे किसान जो पहले से लाभार्थी हैं इस योजना के, वह इस आइकन को क्लिक कर सकते हैं, नो योर स्टेटस, और अपना बेनिफिशियरी स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। इस आइकन को क्लिक करने के बाद जो है आपको अपना पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वह डालना होगा। उसके बाद कैप्चा डालेंगे, आपके पीएम किसान सम्मान निधि में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा, वो OTP आप डालेंगे। उसके बाद आपका स्टेटस ओपन होकर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और आप हर किस्त का जो स्टेटस है वो देख सकते हैं, पहली से लेकर अंतिम किस्त तक। अगर उसमें किसी कारणवश पेमेंट रुका है तो उसका भी उल्लेख होता है, और इस स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेकर आप किसी भी संबंधित जो व्यक्ति है जिससे आप शिकायत करना चाहते हैं उसके पास जा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये जो एरर आ रहा है इसका कारण क्या है और इसमें सुधार कैसे होगा। दोस्तों, पीएम किसान की EKYC करना, इस सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर का स्टेटस चेक करना, या नो योर स्टेटस, या अपडेट मोबाइल नंबर, या बेनिफिशियरी लिस्ट देखना, इसको लेकर हम एक और वीडियो बना देंगे, आप उसमें डिटेल से इन प्रक्रियाओं को देख पाएंगे। दूसरा जो पोर्टल है जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं वो है PFMS का पोर्टल, जिसकी वेबसाइट यहाँ दे दी गई है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दी जाएगी। यहाँ पर आपको इस जगह पर कैटेगरी में पीएम किसान चूज़ करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से। इसके बाद एंटर एप्लीकेशन ID में आपको पीएम किसान ID जो है फार्मर की, किसान की, वो डालनी है, कैप्चा डालना है और सर्च बटन क्लिक कर देना है। तो आपका स्टेटस जो है वो खुलकर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसमें जो हाल फिलहाल की जो रीसेंट ट्रांजैक्शन हुए होते हैं वो दिखा दिए जाते हैं। सारे किस्तों का तो नहीं दिखाते हैं PFMS पोर्टल पर, लेकिन जो मेन किस्त हैं जो हाल फिलहाल की हैं उनका ज़रूर दिखा देते हैं और बहुत ही डिटेल में दिखाते हैं कि सैंक्शन ऑर्डर क्लोज कब हुआ था, और UTR नंबर, ट्रांजैक्शन ID, और किस डेट पर जो है FTO हुआ था साइन, मतलब पूरा डिटेल में आपको PFMS पोर्टल पर ही ये सारी प्रक्रिया हो रही थी, RFT, FTO, उसका सैंक्शन ऑर्डर इशू, तो सारी की सारी डिटेल आपको PFMS पोर्टल से भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, आपका कीमती समय हमें आपने दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियाँ और मिली होंगी, जिससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा और आपको इस योजना के बारे में जो कन्फ्यूज़न थे वो शायद कम हुए हों, या आपको सुधार कहाँ करना है, किससे संपर्क साधना है, इसके बारे में क्लैरिटी आई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। धन्यवाद।